नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। नक्सलियों की सबसे मजबूत इकाई माने जाने वाली बटालियन के आखिरी नेता हमला विजय ने बीते दिनों अपने 47 साथियों के साथ तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है और इसी के साथ अब दंडकारण्य में जहां सशस्त्र माओवाद का अंत माना जा रहा है। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद अपनी जड़ें और भी ज्यादा मजबूत करने के उद्देश्य से बटालियन का निर्माण किया था। नक्सली संगठन के लिए बटालियन कितनी महत्वपूर्ण थी, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। दंडकारण्य विंध्याचल पर्वत से गोदावरी तक फैला खूबसूरत वन, करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस इलाके के पश्चिम में अबूझमाड़ की पहाड़ियां हैं, तो पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट। लेकिन जितना खूबसूरत उतना खतरनाक। माना जाता है कि नक्सलवाद ने 80 के दशक में दंडकारण्य में कदम रखा। शुरुआती दौर में माओवादियों ने पारंपरिक हथियार और भरमार जैसी बंदूकों का इस्तेमाल किया। छोटी छोटी टुकड़ियों में बस्तर के अलग अलग इलाकों में अपना संगठन तैयार करने का काम किया। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, नक्सलियों पर सुरक्षा बलों का प्रहार भी बढ़ने लगा। नक्सलियों को सुरक्षा बलों से लड़ने के लिए अपनी मजबूत टीम की जरूरत महसूस होने लगी और इसी दौरान साल 2005 के बाद बस्तर में शुरू हुए सलवा जुलूम ने नक्सलियों की राह आसान कर दी। आंदोलन में आदिवासी दो हिस्सों में बंट गए। जो आदिवासी माओवादियों की तरफ चले गए, उनसे संगठन को बड़ी संख्या में युवा कैडर मिले, जिससे नक्सलियों ने अपनी पहली मजबूत टीम का निर्माण किया और इसका नाम रखा गया बटालियन। बटालियन की बात होती है तो नक्सलियों ने जब छत्तीसगढ़ राज्य का उद्गम हो रहा था, जब छत्तीसगढ़ राज्य नया बन रहा था, उस दौर में नक्सलियों ने अपने लिए सत्ता की एक नई चुनौती के रूप में इसे देखा। और उसके पहले का अगर हम देखेंगे 2000 के पहले तक जो है वो नक्सलियों में जो बटालियन फॉर्मेशन नहीं था, नक्सलियों की कोई लड़ाकू विंग नहीं हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे नक्सलियों ने देखा कि अब आने वाले समय में हमारे लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं, छत्तीसगढ़ राज्य विभाजित हो रहा है, झारखंड विभाजित हो गया बिहार से कट करके, और आने वाले समय में तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश से कटेगा। तो चूंकि ये इलाका नक्सलियों का सबसे प्रभावी इलाका था, बेस इलाका था, जहां पर नक्सली अपने वजूद को जो है यहां पर सुरक्षित पा रहे थे। तो 2000 में उन्होंने पीएलजीए का गठन किया, जिसको पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का वो किया। और छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद उन्होंने अपनी सैन्य विंग को विधिवत रूप से अलग किया। एक संगठनात्मक ढांचा हो गया और दूसरा सैन्य ढांचा हो गया। आगे चलकर उत्तर बस्तर में एक और बटालियन का निर्माण किया गया, जो बटालियन नंबर 2 थी। नक्सल संगठन ने अपने विस्तार के लिए संगठनात्मक इकाई के साथ साथ दूसरी सबसे मजबूत इकाई के तौर पर जो सैन्य इकाई तैयार की, उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग ही बटालियन था। सीपीएम महोदय संगठन का पीएलजीए बटालियन नंबर 1 उनका सबसे एक ताकतवर इकाई के रूप में विगत लगभग 15-20 वर्षों से अलग अलग घटना में काफी बड़ी नुकसान सुरक्षा बल के लिए झेलना पड़ा है। हमारा कई मुठभेड़ में जो सुरक्षा बल का शहादत भी हुई। इस प्रकार सीपीएम महोदय संगठन का बटालियन नंबर 1 काफी एक ताकतवर यूनिट के रूप में देखे जाते थे। लेकिन जिस तरीके से विगत समय में उनके खिलाफ भी प्रभावी रूप से अभियान संचालित की गई, उसके कारणवश पीएलजी बटालियन नंबर 1 का काफी बड़ी नुकसान हुआ है। अनेक उनके कैडर्स के डेड बॉडी विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई थे और काफी बड़ी संख्या में पीएलजी बटालियन नंबर 1 के कैडर्स का हाल फिलहाल में पुनर्वास के लिए भी सामने आए हैं। इस प्रकार आज की डेट में पीएलजी बटालियन नंबर 1 पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। साल 2004 में जब पीडब्ल्यूजी और एमसीसी का आपस में विलय हुआ, तब इनके पास सिर्फ प्लाटून और कंपनियां थी। हालांकि बटालियन के आखिरी नेता हेमला विज्जा के सरेंडर के बाद अब बटालियन और सशस्त्र माओवाद का अंत माना जा सकता है। आपको बताऊं कि माओवादियों ने अपने बटालियन का निर्माण ही इसलिए किया था कि जिससे वो अलग अलग स्थानों पर जब सरकार के द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा, तब वो उनका प्रतिकार कर पाएं और बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे पाएं। और साथ ही साथ वे कई बार बटालियन के माध्यम से बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में कामयाब भी रहे। बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने अनुभवी अधिकारी को चुना, जिनका नाम है आईजी सुंदरराज पी। सुंदरराज पी अब तक के सबसे ज्यादा समय तक नक्सल प्रभावित बस्तर में पदस्थ रहने वाले आईजी हैं। यही वजह है कि उन्होंने नक्सलवाद को काफी करीब से देखा और समझा है।
सुंदराज पी ने खुद इस बात को कबूला है कि 15 से 20 सालों तक बटालियन ही नक्सलियों की सबसे मजबूत यूनिट थी, जिसने जवानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। बस्तर में ही अगर देखा जाए तो ताड़मेटला से लेकर बुरकापाल और झीरम जैसी घटनाओं को माओवादियों की बटालियन की टीम ने बड़े तरीके से अंजाम देते हुए बड़ा नरसंहार किया था और इसमें उन्हें कम नुकसान हुआ और साथ ही साथ उन्होंने सरकार और जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। लगातार छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से ही बटालियन ने बस्तर के अलग अलग इलाकों के साथ साथ बस्तर के सीमावर्ती इलाके जिसमें कि तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं, वहाँ पर भी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की थी। हालांकि बटालियन नंबर 1 के निर्माण के कुछ समय के बाद माओवादियों ने बटालियन नंबर 2 का भी निर्माण किया, जिसका नेतृत्व छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी सेंट्रल कमेटी के नेता रामधेर के हाथों सौंपी गई थी, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाई थी। आगे चलकर उसे फिर से विलय कर दिया गया था। लेकिन बीते 2 सालों में जवानों ने पुराने नुकसान से सीख लेकर रणनीति तैयार की और नक्सलियों की बटालियन को नुकसान पहुंचाया। बटालियन का सबसे बड़ा कमांडर हिडमा आंध्र प्रदेश में मारा गया। फिर बारसे देवा ने तेलंगाना में समर्पण कर दिया और अब बटालियन के अंतिम लीडर हेमला विजया ने भी हथियार डाल दिए। हेमला विजया के अपने 47 साथियों के समर्पण कर देने के बाद अब ये बात तो तय हो गई कि माओवादियों की वो बटालियन जिसे माओवादियों ने पूरे देश में हिंसा फैलाने के लिए तैयार किया था, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। और इसी के साथ सरकार का वो दावा जिसमें उन्होंने कहा था कि 31 मार्च तक सशस्त्र माओवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, भले ही 31 मार्च के 1 महीने बाद ही सही, लेकिन पूरा हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद जड़ से खत्म हो जाएगा। उनके दावे के बाद जवानों ने भी पैतरे बदलकर नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां की और सफलता हासिल की। नतीजा ये रहा कि नक्सलियों के बड़े लीडर या तो मारे गए या फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया। हालांकि माओवादियों ने यह भी माना है कि बटालियन उनकी सबसे मजबूत टीम हुआ करती थी और इस सैन्य टीम की मदद से उन्होंने पूरे राज्य में जो नए कॉरिडोर बनाने की कोशिश की थी, उसका एक नेतृत्व भी, एक जिम्मा भी बटालियन को सौंप रखा था। और अब जब माओवादियों के आखिरी बटालियन के बड़े नेता ने आत्मसमर्पण कर दिया है, वो भी हथियारों के साथ, तब ये माना जा रहा है कि अब जाकर माओवादियों का सशस्त्र माओवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है। जगदलपुर से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी। और आइए अब आपको बताते हैं कि नक्सलियों के इस बटालियन को सबसे खूंखार आखिरकार क्यों कहा जाता था। देखिए, इसे समझने के लिए आपको समझाते हैं। दरअसल आपको बता दें, ये जो बटालियन है, ये बटालियन दंडकारण्य विशेष जोनल कमेटी के अंतर्गत आती थी। बस्तर के घने जंगलों में सक्रिय रहती थी ये बटालियन। तो खूंखार नक्सली नेता हिडमा इसका प्रमुख रहा है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो नेता हिडमा थे वो इसके प्रमुख माने जाते थे। नक्सली हिडमा पर 1 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा गया था। इसके साथ ही आपको बता दें, AK-47 ऑटोमेटिक राइफलें और गोला बारूद से लैस PLGA बटालियन कंपनियों और प्लाटून में बटी होती थी। हिडमा की बटालियन में जहां 100 से ज्यादा लड़ाकू भी होते थे। मुख्य काम सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करना। इसके साथ ही सुरक्षा बलों के कैंपों को निशाना बनाती थी ये बटालियन इस तरह से आपको बता दें टारगेट किया करती थी। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का अंत हो चुका है। जिस बस्तर में कभी नक्सलियों की गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, वो बस्तर अब शांत है। बस्तर में अब विकास की धारा मजबूती से बह रही है। सरकार के प्रयास और सुरक्षा बलों की कार्रवाई के चलते कई बड़े नक्सलियों ने या तो सरेंडर कर दिया है या फिर वो मुठभेड़ में मारे गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का अंत। बस्तर में अब नहीं चलेगी बंदूक। विकास की धारा हुई मजबूत। बस्तर अब नक्सल मुक्त होकर लाल आतंक की घोर अंधियारी से निकल चुका है। जिस बस्तर में कभी गोलियों की आवाज सन्नाटे को चीरती थी, उस बस्तर में अब विकास की बयार बह रही है। बस्तर के जिन जिलों में नक्सली गतिविधियां थी, वहां लाल नहीं बल्कि सुनहरी स्याही से भविष्य लिखा जा रहा है। पिछले 3 सालों में हजारों नक्सलियों ने सरेंडर किया या फिर मारे गए, जिससे सुरक्षा स्थिति में बड़ा सुधार आया है।
अबूझमाड़, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जैसे इलाकों में तेजी से विकास कार्य शुरू हो गए हैं। सड़क, स्कूल और अस्पतालों का निर्माण लोगों के जीवन को बदल रहा है। बस्तर के दूरस्थ आदिवासी इलाकों में भी सरकार समाधान शिविर लगवा रही है। इस शिविर में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी है। उनकी मौजूदगी में लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। इसके अलावा तत्काल उसका समाधान भी किया जा रहा है। जरूरी दस्तावेज भी शिविर में बनाए जा रहे हैं। उनकी शिकायतें भी सुनी जा रही हैं और कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ सरकार अब बस्तर के आदिवासियों का पूरी तरह भरोसा जीतने पर भी काम कर रही है। केंद्र सरकार का नक्सलवाद खात्मे का संकल्प और सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने नक्सलियों की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। मुठभेड़ में नक्सली के बड़े लीडर्स मारे गए या फिर उन्होंने अपने साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से घबराकर नक्सली लीडर भूपति ने हथियार डाल दिए, जबकि माड़वी हिड़मा मुठभेड़ में मारा गया, तो वहीं रूपेश ने सरेंडर किया, जबकि वसवा राजू एनकाउंटर में ढेर हो गया। इसके अलावा रामधीर ने सरेंडर किया, जबकि गणेश उइके मारा गया, तो वहीं देवजी ने हथियार डाल दिए, जबकि मुठभेड़ में जयराम उर्फ चलपति मारा गया। इसके अलावा पापा राव ने भी सरेंडर कर दिया, जबकि गजरला रवि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारा गया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद लगभग खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी उनके कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो अभी भी सुरक्षा बलों से छिपे हुए हैं और इनमें सबसे बड़ा नाम है मोपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति का, जो माओवाद संगठन का पूर्व महासचिव और पुलिस ब्यूरो सदस्य है। इसकी उम्र करीब 78 साल है। गणपति पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम है। तो वहीं दूसरा नाम है मिसिर वेसरा का, जो माओवादियों का सेंट्रल कमेटी सदस्य है। इस पर भी 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम है। जानकारी के मुताबिक ये अपने 70 नक्सली साथियों के साथ जंगल में मौजूद है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ 6 सालों में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने या तो आत्मसमर्पण किया या उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2026 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 4,340 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जबकि 3,644 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस दौरान सुरक्षा बलों ने 666 नक्सलियों को मार गिराया। सरकार के चलाए गए अभियान और फोर्स की मुस्तैदी के कारण पिछले 1 साल में प्रदेश में कई बड़े नक्सल लीडर्स ने अपने हथियार डाले। तो वहीं दूसरी ओर जिन लीडर्स ने विचारधारा को जिंदा रखने के लिए फोर्स के सामने चुनौती बनने की कोशिश की, वो मिट्टी में मिल चुके हैं। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो 4 दशकों तक बस्तर के इलाके में नक्सलवाद ने ऐसे जख्म दिए हैं जिन्होंने हजारों परिवारों की जिंदगी बदल दी है। अब हम आपको उत्तर बस्तर की उस कहानी से रूबरू कराएंगे जहां नक्सलवाद की शुरुआत हुई, कैसे इसने अपनी जड़ें जमाई और कैसे अब इसके अंत की कहानी लिखी गई। नक्सलवाद ने इस इलाके को सालों तक विकास से कोसों तक दूर रखा है। आखिर कैसे नक्सलियों ने यहां पैर पसारे और कैसे अब ये दौर खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर बस्तर कांकेर जिला, जिसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, बस्तर पहुंचने से पहले उत्तर बस्तर के इस इलाके से होकर गुजरना पड़ता है। उत्तर बस्तर की सीमाएं महाराष्ट्र, नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र, मोहला मानपुर, धमतरी और कोंडा गांव जिलों से लगी हुई है। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर बस्तर का क्षेत्रफल लगभग 5,285 वर्ग किलोमीटर है। इसका बड़ा हिस्सा घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है, जो वर्षों तक नक्सलियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बना रहा। आज उत्तर बस्तर के इतिहास में आपको पहली बार ये कहानी जानने को मिलेगी कि आखिर नक्सलवाद किस इलाके से उत्तर बस्तर में दाखिल हुआ था। वो कौन सा इलाका था जहां पर पहली मुठभेड़ हुई थी, वो कौन सा इलाका था जहां पर पहली बार नक्सलियों ने हमला किया था, वो कौन निर्दोष ग्रामीण था जिसे पुलिस का मुखबिर बताकर ग्रामीणों के सामने ही जन अदालत लगाकर माओवादियों ने मौत की सजा सुनाई थी। उत्तर बस्तर की वो पूरी कहानी जो आपको जानना बेहद आवश्यक है, जो नक्सल इतिहास के लिए, एक उत्तर बस्तर के इतिहास के लिए सबसे बड़ी कहानी है। अब आपको बताते हैं उत्तर बस्तर में नक्सलवाद की शुरुआत की कहानी। 20 दिसंबर 1984 वो तारीख
जब कांकेर के लोगों ने पहली बार नक्सलवाद का नाम सुना। पखाजुड़ थाना क्षेत्र की बांदे चौकी के इरनापार गांव में 8 से 10 हथियारबंद लोगों ने कई घरों में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। जांच में सामने आया कि ये नक्सली महाराष्ट्र के रास्ते उत्तर बस्तर में दाखिल हुए थे। बांदे चौकी में पहली बार नक्सली गतिविधि की शिकायत दर्ज हुई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इस घटना को महाराष्ट्र के एटापल्ली इलाके की एरिया कमेटी से जुड़े नक्सलियों ने अंजाम दिया था। यही वो दिन था जब उत्तर बस्तर में नक्सलवाद की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद नक्सलियों ने घने जंगलों और पहाड़ियों को अपना सुरक्षित क्षेत्र बनाकर तथाकथित जनताना सरकार चलाना शुरू कर दिया। 30 दिसंबर 1984 ये वो तारीख है जब बांदे थाना क्षेत्र के इरपानार से एक घटना सामने आई थी कि कुछ 8 से 10 हथियारबंद लोगों ने गांव में डकैती की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया और मामला दर्ज करने के बाद जो तथ्य सामने आए उसने लोगों को सन्न कर रख दिया। जानकारी मिली कि महाराष्ट्र के एटापल्ली इलाके में सक्रिय माओवादी संगठन ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद से लोग काफी दहशत में आ गए और नक्सली उत्तर बस्तर के इलाके में प्रवेश करके अपना मजबूत किला बनाने में जुट गए। साल 1984 के बाद नक्सलवाद उत्तर बस्तर में तेजी से फैलने लगा। सरकार और पुलिस लगातार अभियान चलाती रही। साल 1998 में बस्तर जिले से अलग होकर उत्तर बस्तर को नया जिला बनाया गया, लेकिन जिला बने हुए कुछ ही महीने हुए थे कि 11 सितंबर 1998 को नक्सलियों ने कोयली बेड़ा थाना क्षेत्र में हमला कर दिया। प्रधान आरक्षक राजेश पांडे, जो अपने घर पर मौजूद थे, नक्सलियों के हमले का शिकार बने। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बाद शहीद हो गए। राजेश पांडे उत्तर बस्तर कांकेर के पहले शहीद जवान माने जाते हैं। इस हमले में 2 जवान घायल हुए। ये उत्तर बस्तर में पहला आईईडी हमला था। इसके बाद नक्सलियों का यह तरीका सबसे खतरनाक हथियार बन गया। कई जवान इन विस्फोटों में शहीद हुए। आज भले ही नक्सलवाद खत्म होने की ओर हो, लेकिन जंगलों में दबे आईईडी अब भी सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इस वक्त जब खड़े हैं यहां पर कहा जाता है कि पहली बार उत्तर बस्तर के इलाके में नक्सलियों ने आईईडी बम लगाया और ये जो सड़क जिस वक्त हम कहां पर खड़े हुए हैं ये वही सड़क है जिस सड़क में नक्सलियों ने पहला बारूदी सुरंग विस्फोट किया था और उस आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हो गए थे। कोयली बेड़ा यहां से लगा हुआ इलाका है। जिस जगह पर हम खड़े हैं दरअसल ये गावड़ेपारा और सुलंगी के बीच का रास्ता है। इसी रास्ते पर जब निर्माण कार्य चल रहा था उस दौरान पहली बार आईईडी बम का इस्तेमाल नक्सलियों ने किया था। जो कोयली बेड़ा यहाँ से कुछ दूरी पर है, कोयली बेड़ा थाना, वहां से जवानों की टीम निकली थी, रोड ओपनिंग पार्टी निकली थी ताकि विकास कार्य को गति दी जाए, लेकिन नक्सलियों ने इसे टारगेट बनाया और इसी इलाके में इसी सड़क के पास में नक्सलियों ने आईईडी प्लांट कर रखा और आईईडी प्लांट में पहली बारूदी विस्फोट इसी इलाके में हुई थी, उत्तर बस्तर के इलाके में। आज वही खड़े हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीर बदल रही है। अब इस इलाके में लंबी सड़कें आपको नजर आ रही होगी। ये सड़कें अब बन चुकी है। ये कोयली बेड़ा जाती है सीधा इस ओर और इस ओर आप अगर जाएंगे तो आप ये जो रास्ता है वो अंतागढ़ की ओर जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिस इलाके में माओवादियों की कभी धमक इतनी थी कि नक्सली बारूदी सुरंग विस्फोट करते थे, जवानों को घायल करते थे, इसके बाद बस्तर के इलाके में कई उन्होंने देखा कि नक्सली हमेशा जवानों को टारगेट बनाने के लिए इन्हीं आईईडी बम का इस्तेमाल कर उन्हें घायल करते थे ताकि जवानों के हौसले पस्त हो। लेकिन माओवाद इस इलाके से अब पीछे नजर आ रहा है। पहली मुठभेड़ और जन अदालत। उत्तर बस्तर में कई मुठभेड़ें हुई जिनमें जवानों और नक्सलियों दोनों को नुकसान उठाना पड़ा। उत्तर बस्तर की पहली पुलिस नक्सली मुठभेड़ 7 अप्रैल 1999 को रावघाट क्षेत्र के तालबेड़ा के पास हुई। सूचना पर पहुंचे जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग की। दोनों ओर से गोलीबारी हुई। हालांकि किसी पक्ष को नुकसान नहीं हुआ और नक्सली भाग निकले। इसके बाद मुठभेड़ों का सिलसिला जारी रहा। ग्रामीणों के सहयोग और लगातार चलाए गए ऑपरेशन से नक्सलियों की पकड़ कमजोर होने लगी। इसी दौरान नक्सलियों ने अपना क्रूर चेहरा दिखाते हुए पहली बार जन अदालत लगाई और पीवी 93 गांव के 28 वर्षीय युवक खगेंद्र मंडल की मुखबिरी के शक में हत्या कर दी गई।
जिस इलाके में खड़े हैं ये तालाबेड़ा का जंगल है। ये वही इलाका है जब सन 1999 के समय में यहाँ पर पुलिस और नक्सलियों के बीच उत्तर बस्तर के इलाके में पहली मुठभेड़ हुई थी। कहा जाता है कि उस दौरान जो है काफी संख्या माओवादी थे जो पुलिस जवानों को ट्रैक में फंसाना चाहते थे, लेकिन उस दौरान पुलिस जो है अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए नक्सलियों को खदेड़ने में कामयाब रही। इस दौरान कोई हताहत नहीं हुई, ना ही नक्सलियों को कोई नुकसान हुआ। उसके बाद से बीते उत्तर बस्तर के इलाके में कई बार ऐसे देखा गया कि नक्सलियों और जवानों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों की शहादत सहित नक्सलियों को भी खासा नुकसान हुआ है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि उत्तर बस्तर के इलाके में जो लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, जो सफलताएं मिल रही है, बड़ी संख्या माओवादी जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उससे उत्तर बस्तर के इलाके में शांति आई है, जिसे लेकर लोग काफी दिनों से ये सोच रहे थे कि आखिर नक्सलवाद से कब मुक्ति मिलेगी, नक्सलवाद से कब शांति आएगी और इस शांति से जो है उसके क्षेत्रों में विकास होगा। अब वो विकास की गंगा आने वाले समय में बहेगी, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उत्तर बस्तर का इलाका, नक्सल का इलाका अब सिमट चुका है। गिनती के बचे माओवादी भी अब मुख्य धारा में जुड़ने को तैयार हैं। शहीद परिवार की पीड़ा। नक्सलवाद की इस रक्त रंजित कहानी ने कई परिवारों को हमेशा के लिए बदल दी। शहीद सब इंस्पेक्टर शिवलोचन साहू की पत्नी बताती हैं कि वर्ष 2027 में नारायणपुर में नक्सलियों से लड़ते हुए उनके पति शहीद हो गए थे। उनके जाने के बाद परिवार की खुशियां जैसे खत्म हो गईं। आज भी त्योहार अधूरे लगते हैं। हर शहादत की खबर पुराने जख्मों को फिर ताजा कर देती है। लेकिन अब जब नक्सलवाद समाप्ति की ओर है तो उम्मीद है कि किसी घर की खुशियां इस तरह नहीं उजड़ेंगी और बस्तर में शांति का नया दौर शुरू होगा। समाप्त हो रहे हैं तो किसी का घर नहीं उजड़ेगा, सबके बच्चे के माँ बाप रहेंगे, पति किसी के मतलब पत्नी नहीं रोएगी, विधवा नहीं होगी, हैं किसी की माँ मतलब बेटा को नहीं खोएगी। आज भी हम देखते हैं माएँ बहुत रोते रहते हैं, जवान जवान बच्चे जिनका शादी भी नहीं हुआ था वो लोग भी शहीद हो गए हैं। तो बहुत ही दुखद घटना है। दूध-मुँहे बच्चे रहते हैं, अपने पिता के चेहरे नहीं देख पाते। हाँ, नहीं देख पाते हैं, उनको याद भी नहीं रहता कि हमारे पापा कौन है। और दूसरे के जैसे स्कूल दाखिल करोगे ना वो लोग को, तो दूसरे के पापा लोग आते हैं ना तो उनके पीछे पीछे भागते हैं वो बच्चे लोग। हाँ, ये भी देखी हूँ मैं कि हमारे पापा ऐसे करके भागते। दूसरों के बच्चे जो है हाँ, दूसरों के पापा के पीछे दूसरे के पापा के पीछे भागते हैं कि हमारा भी पापा होता। इस टाइप के बच्चे का सोच हो जाता है। ऐसा है। तो अब कितनी खुशी है आपकी नक्सलवाद समाप्त हो रहा है? हाँ, खुशी है कि नक्सलवाद समाप्त हो जाए तो सब शांति से रहें, किसी का घर न उजड़े और बचे कुछ नक्सली भी वापस आ जाए, ऐसे अपील भी करते हैं आप? हाँ हाँ हाँ, आ जाए, सभी शांति पूर्वक जिए। वो लोग भी तो इंसान हैं, लेकिन क्या करोगे, उन लोग गलती करते हैं इतना बड़ा, फिर भी सरकार हमारा उन लोग को सहयोग कर रहा है और ला रहा है वापस, तो बहुत ही अच्छी बात है। सरकार की सोच अच्छी है। सरकार की सोच अच्छी है। देखिए, ये परिवार बता रहा है कि किस तरह की वो परिस्थितियां थी जब ये घटना हुई। परिवार बिखर गया था और परिवार बिखरने के बाद बड़ी ही मुश्किल से उन्होंने संभाला। लेकिन आज जब नक्सलवाद समाप्त हो रहा है तो खुशी इस बात की है कि अब कोई भी परिवार टूटेगा नहीं, किसी की मांग सुनी नहीं रहेगी, किसी की गोद सुनी नहीं होगी। आप समझ सकते हैं कि ये परिवार कितना दुख झेला था। अब जब नक्सलवाद की समाप्ति हो गई है तो इस बात की खुशी है कि नक्सलवाद पूर्ण रूप से अब समाप्त हो जाएगा। नक्सलवाद के अंत की यह कहानी बताती है कि वर्षों की रणनीति, सुरक्षा बलों के साहस और स्थानीय लोगों के सहयोग ने वो कर दिखाया है जो कभी असंभव माना जाता था। सरकार का नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प अब जमीन पर साकार होता नजर आ रहा है। अशांति का दौर खत्म हो रहा है और बस्तर शांति और विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। नीरज तिवारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी के लिए। तो आपने देखा कि 42 साल के इतिहास में किस तरह से नक्सलवाद का दंश इस इलाके के लोगों ने झेला, किस तरह से निर्दोष ग्रामीणों की हत्या हुई, कई जवान जो है शहादत हो गए। अब सरकार का ये फर्ज बनता है कि इस इलाके में जब माओवाद अब पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है तो किस तरह से विकास पहुंचाया जाए, लोगों को किस तरह से मुख्य धारा में जोड़ा जाए, लोगों तक किस तरह से सुविधाएं पहुंचाई जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जो तारीख थी माओवाद समाप्ति की अब वो पूर्ण हो चुकी है। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। और अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मुरैना से आई बड़ी खबर की, जहां पर बायोफ्यूल कंपनी के बॉयलर में अचानक से आग लग गई। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आपको